हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। जैसा कि हम असेसमेंट और लर्निंग वाले पेपर में असेसमेंट और लर्निंग जो सेकंड पेपर है हमारा कंपल्सरी, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे अधिगम का केंद्रीकरण। और अधिगम के केंद्रीकरण के अंतर्गत हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की थी कि बालक के जो है कक्षा में उपयोगिता वाले टॉपिक होने चाहिए जो हम पढ़ाते हैं। इसी तरह से उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रेरणास्पद होना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम लेने जा रहे हैं अगला बिंदु। हमने पढ़ लिए थे अब तक 8 बिंदु लगभग पढ़ लिए थे। आज मैं लेने जा रहा हूं 9वां बिंदु, उसका सकारात्मक व्यवहार। सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार हमारा होना चाहिए बालक के प्रति कि हमारा जो उद्देश्य है वो बालकों को सिखाना है। जब हम अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? बालकों को अच्छे से सिखाना। और हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण तो बालक का होता है, लेकिन व्यवहार किसका होता है? अध्यापक का। जो अध्यापक बालकों को सिखा रहा है उसका व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। अब सकारात्मक व्यवहार कैसा होगा? विद्यार्थियों से हम प्रेम पूर्वक बात करेंगे, विद्यार्थियों से हम स्नेह रूप में बात करेंगे, विद्यार्थियों से हम ज़्यादा डांट डपट नहीं करेंगे, अधिक प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, बल्कि उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा करके और बहुत अच्छा व्यवहार करके हम अधिगम की ओर जोड़ेंगे। तो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होंगे और विद्यार्थियों को सीखना अच्छा लगेगा। कोई भी कार्य वो कर रहे हैं, यदि हम उन्हें डांटेंगे, मान लीजिए हमको पढ़ाना है, उनको सिखाना है कोई चीज़ और हम उनको डांटें, बहुत जोर से उनको डांट डपट कर दें, हमको गुस्सा आता रहे बार बार और हम उनको डांटें, तो क्या होगा कि वो उनसे डरेंगे, सीखेंगे नहीं। अर्थात अध्यापक के द्वारा वो पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वो उससे डरेंगे और उसको पसंद नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे जो गुरुजन हमको पढ़ाते थे उनमें से 1-2 गुरुजी हमको अब तक याद हैं। जो हम 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे या और भी छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तब से लेकर अब जब हम कॉलेज शिक्षा हमने पूर्ण कर ली है, उसके बाद भी हमें कुछ गुरुजी ऐसे हैं जो अब तक याद हैं और कभी वो मिलते हैं हमसे तो हम उन्हें बहुत ही अच्छे प्रकार से नमस्कार करते हैं और हम उनका आदर करते हैं। और कुछ गुरुजन ऐसे हैं जिनको हम याद नहीं करते, हालांकि हम उनका तिरस्कार तो नहीं करते या अपमान तो नहीं करते कभी मिल जाने पर, लेकिन हम बचकर निकलने की कोशिश करते हैं कि अरे यार कौन इनसे जो है नमस्कार करेगा, इधर से निकल चलो। ये गुरुजी तो बहुत डांटते थे, फटकारते थे या पीटते थे और पढ़ाने के नाम पर जीरो थे या पढ़ाते बिल्कुल नहीं थे। तो इस प्रकार की कंडीशंस बनती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसको हम जब पढ़ाएं, समझाएं, बच्चों को सिखाएं तो हमारा व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए और हमें उन्हें प्रेम पूर्वक पढ़ाएं। प्रेम पूर्वक पढ़ने से क्या होगा? वो बच्चे आपको पसंद करेंगे और आपकी बातों पर ध्यान देंगे। कभी आप जब उनसे कहोगे कि बच्चों आइए हम ये पढ़ना चाहते हैं या हम ये पढ़ेंगे, तो बच्चे विनम्रता पूर्वक उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे बहुत अच्छे गुरुजी हैं ये और ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से हमें समझाते हैं, अच्छी तरीके से हमें बात करते हैं उनसे, तो हम इनसे पढ़ने की कोशिश करें। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ने में लगेगा और अधिक से अधिक विद्यार्थी आपकी कक्षा में बैठेंगे और कक्षा को कभी मिस नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि वो विद्यालय आने से जो विद्यार्थी कतराते हैं वे भी ये सोचेंगे कि नहीं, उन गुरु जी का कालांश भी आता है और वो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हमें उनकी कक्षा मिस नहीं करनी है, इसलिए रोजाना स्कूल जाना है और आपके विषय में वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश
करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। इस प्रकार से हमारा व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने कोई भी जवाब मान लीजिए गलत भी दे दिया है तो हमें उनको अच्छे तरीके से समझानी चाहिए उन बातों को, या प्रेम पूर्वक उन चीज़ों को जो है बतानी चाहिए कि यह आपने अच्छा जवाब नहीं दिया है या सही जवाब नहीं दिया है, इसको हम इस प्रकार से सही करेंगे। तो इस प्रकार से वो विद्यार्थी जो है आपकी बातों पर ध्यान देंगे और सीखेंगे, और ध्यान जब दे लेते हैं तो वही क्या हो जाता है, अधिगम का केंद्रीकरण। अगला बिंदु लेते हैं इसी के अंतर्गत हम। अगला बिंदु है उचित संप्रेषण। उचित संप्रेषण अब देखिए इसमें एक शब्द आया है संप्रेषण। संप्रेषण का जो अर्थ है वो होता है आदान प्रदान। क्या होता है उसका अर्थ? आदान प्रदान, एक दूसरे से लेना और देना, ये क्या होता है संप्रेषण। संप्रेषण दोनों ओर चलता है। संप्रेषण क्या होता है? दोनों ओर चलता है, अर्थात शिक्षक एक तरफ तो शिक्षक है अर्थात आप, और एक तरफ क्या है विद्यार्थी या स्टूडेंट। तो संप्रेषण जो है वो दोनों ओर चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है कि शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थी तक पहुंचाता है और विद्यार्थी अपनी बात को शिक्षक तक पहुंचाता है। तो उचित संप्रेषण होना चाहिए। उचित संप्रेषण में बहुत सारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी बातें कौन कौन सी? जैसे कि कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त से तात्पर्य यह है कि जितनी संख्या में विद्यार्थी है उसी तरह की कमरे की बनावट होनी चाहिए, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि जब हम बोलें या किसी बात को विद्यार्थियों को बताएं तो वो आसानी से उस बात को आसानी से सुन सके, अर्थात वह बात उन तक आसानी से पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के। तो वही क्या कहलाता है? उचित संप्रेषण। हमारी आवाज इतनी तीव्र या तेज भी नहीं होनी चाहिए कि विद्यार्थी जो है सुन करके और एकदम से डर जाएं या एकदम ऐसा सोचे कि सर पढ़ा रहे हैं या लड़ रहे हैं या डांट रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं बने। हमको इतना धीमे भी नहीं बोलना चाहिए कि कुछ विद्यार्थी पीछे जो बैठे हुए हैं उन तक वो बात पहुंचे ही नहीं। तो उनमें से जो विद्यार्थी डर रहे होंगे गुरुजी से या डरते होंगे या कुछ संकोच करने वाले विद्यार्थी हैं, वो तो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आपने क्या बोला। और कुछ विद्यार्थी जो है आपसे डरते नहीं हैं या संकोच नहीं करते हैं पूछने में, वो विद्यार्थी बीच बीच में आपसे पूछेंगे और आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं पढ़ाते समय। और उससे तारतम्यता जो होती है कक्षा की वो बाधित होती है। और जब तारतम्यता बाधित होती है किसी के पूछने पर बार बार अगर कि आपने अभी क्या बोला गुरुजी, क्या समझा रहे थे, इस प्रकार से पूछने पर जब तारतम्यता भंग होती है अर्थात कंटिन्यूटी खत्म होती है, लगातार जो हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उसमें बाधा आती है बीच बीच में, तो सभी विद्यार्थी उससे प्रभावित होते हैं और हम खुद भी उससे प्रभावित होते हैं और उचित जो है शिक्षण कार्य नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उचित संप्रेषण। इसी प्रकार से जब विद्यार्थी आप किसी चीज को पूछ रहे हैं तो विद्यार्थी जब उसका जवाब देते हैं तो वह जवाब स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी को हम यथा स्थान पर उचित तरीके से खड़ा करते हुए पूछें और उससे कहें कि मुझ तक जो है आप सही प्रकार से आवाज पहुंचे या सारी कक्षा सुने, इस प्रकार से उत्तर दीजिए और बिल्कुल डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थी जब आपकी बातों का जवाब देंगे तो वो आप तक आराम से पहुंचेगा, आसानी से पहुंचेगा। और इस प्रकार से क्या होगा? उचित संप्रेषण होगा, अर्थात विचारों का आदान प्रदान उचित तरीके से होगा। और जब विचारों का आदान प्रदान उचित तरीके से होगा तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने की ओर ही लगेगा, कहीं इधर उधर गतिविधियां जो हो रही है उन पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कार्य है शिक्षण का वो अच्छे प्रकार से प्रभावी रूप से चलेगा। और वही क्या होता है? अधिगम का केंद्रीकरण। तो अधिगम के केंद्रीकरण में उचित संप्रेषण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है चिंतन, तर्क इत्यादि को समाहित करना या समावेश करना। अधिगम करने में चिंतन या तर्क की
आदतों का विकास, अधिगम करने में चिंतन या तर्क की आदतों का विकास। अर्थात कोई भी जो अधिगम है या जो शिक्षण कार्य हम करवा रहे हैं और विद्यार्थी अधिगम कर रहे हैं, अगर उनमें हमने चिंतन अर्थात ध्यान करने की उस बात को और तर्क अर्थात उसके बारे में पूछने की स्थिति यदि हमने उनमें पैदा कर दी, बच्चों के मस्तिष्क में ये चीज हमने डाल दी कि आपको इसका ध्यान करना है, बार बार इसको समझना है मन में, वही क्या होता है चिंतन करना। चिंतन का अर्थ भजन करना नहीं है, चिंतन मनन। चिंतन का अर्थ होता है मन में विचार करना अर्थात उसके बारे में बार बार सोचना, उस चीज के बारे में जो वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, और तर्क करना कि ये चीज जो बताई गई है, मान लीजिए उसमें ये चीज सकारात्मक रूप से सही है या नकारात्मक रूप से गलत है, इस प्रकार से तर्क करने की क्षमता का उनके अंदर विकास होना। अर्थात विद्यार्थी उस चीज के बारे में जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, यदि उस चीज के बारे में वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान देंगे उस पर और तर्क करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका ध्यान जो है पढ़ने की ओर आएगा, और उनका ध्यान पढ़ने की ओर आना ही क्या कहलाता है अधिगम का केंद्रीकरण। अर्थात विद्यार्थियों के चिंतन और तर्क करने की आदतों का विकास करके भी हम क्या कर सकते हैं अधिगम का केंद्रीकरण कर सकते हैं। अगला बिंदु लेते हैं इसके अंदर स्वतंत्रता या फ्रीडम। अगला जो बिंदु है वो क्या है स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम। विद्यार्थी जो है कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि बिल्कुल कोई भी इतनी सी भी आवाज नहीं करेगा, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं कठोर अनुशासन लगा देते हैं कक्षा पर कि अध्यापक आया और हाथ में छड़ी है और उसने कह दिया कि मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई इतनी सुई गिरने तक की आवाज भी नहीं होनी चाहिए, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको तुरंत जो है बाद में भी पढ़ते रहना है और घर जाकर भी सबसे पहले मेरे विषय का ही गृह कार्य करना है। इस प्रकार से हमने उनको डरा दिया, अर्थात उनके ऊपर बंदिश लगा दी कि आज मैंने जो पढ़ाया है वो कल होमवर्क होना चाहिए, उसका पूरा याद होना चाहिए। जबकि हमको पता है कि एक दिन में कई विषय वो लोग पढ़ते हैं। जब हम केवल गणित ही पढ़ा रहे हैं या विज्ञान पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी ही पढ़ेंगे वो। हमने इस प्रकार का उनके ऊपर बंदिश लगा दी कि नहीं मैं हिंदी का अध्यापक हूँ और मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो यहाँ तो हिंदी पढ़नी है कक्षा में और बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और बाहर जैसे निकलोगे कक्षा के तो रेस्ट में भी या इधर उधर जो टाइम मिलता है उसमें भी या अन्य कालांश में भी आपको हिंदी पढ़नी है, या घर जा करके आपको सबसे पहले हिंदी का होमवर्क करना है, उसको याद करना है ताकि मुझे कल के कल सुनाना है। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम पढ़ाते हैं तो 6 विषय चलती है स्कूल के अंदर, हम जानते हैं 5 से 6 विषय चलती है उनके रोजाना, और उनको सभी का होमवर्क भी मिलता है, सभी विषयों को उनको दोहराना पड़ता है और कुछ चीज़ें सभी में से याद भी करनी पड़ती है। इसलिए हमें उन्हें प्रॉपर टाइम में देना पड़ता है, अर्थात स्वतंत्र छोड़ना पड़ता है। कि स्वतंत्र छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि वो कभी पढ़े ही नहीं, कि भाई पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। स्वतंत्र छोड़ने का अर्थ ये होता है कि हमें उन्हें फ्री रूप से अर्थात उनसे ये कह देना चाहिए कि आज जो पढ़ रहे हैं उसको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िए अपने हिसाब से, बिल्कुल विचलित या तनाव में आने की जरूरत नहीं है, दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उस चीज को पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए, या तो हम आज ही दोहरान कर लेंगे या हम इसको दोबारा कल दोहरान कर लेंगे और एक बार इसको पढ़कर देखें और कल आकर के इसमें से कुछ बातें मुझसे पूछें। और उसके बाद में जब वो दूसरे दिन आते हैं तो हमें उनसे कहना चाहिए कि क्या आपने पढ़ करके देखा जो मैंने कल बताया था, और उसमें से कोई चीज़ आ जाती है आपको समझ में नहीं आई है या पूरा ही समझ में नहीं आया है तो हम उसका दोहरान कर लेते हैं। और उसके दौरान कराने के बाद में जब हम सभी से ये पूछ लें कि भाई सभी के समझ में आ गया, तब हम उसमें से क्या दें उनको क्लास वर्क या होमवर्क दें, और उस होमवर्क के लिए प्रॉपर समय दें कि इसमें आपको 3 से 4 दिनों का समय लगेगा। तो मैं नेक्स्ट वीक के मंडे में या ट्यूसडे में इस होमवर्क को आपके चेक करूंगा और उसके बाद में इसको पूछना भी प्रारंभ करूंगा चेक करने के बाद में। और उसके बाद में महीने भर बाद हम पहले दूसरा पार्ट यदि पूरा कर लेते हैं इसी महीने में तो अगले महीने में आपका टेस्ट भी लिया
जा सकता है। तो इस प्रकार से हम उनको फ्री रखें कि वो उनको समय मिले, फ्री रखने का अर्थ यह है कि उनको समय मिले अपनी ओर से प्रयास करने का, कि वो अपनी ओर से प्रयास करके और उन चीज़ों को जो है समझे, सीखे और फिर उसके बाद में वो उस परीक्षा के लिए तैयार हों। तो इसके जो है हमें स्वतंत्रता यदि हम उनको देंगे तो वो आराम से पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो ध्यान को केंद्रित कर पाएगा अपने पढ़ने की ओर, और वही क्या होगा, अधिगम का केंद्रीकरण। इसका जो अंतिम बिंदु है वो है व्यापक समझ का विकास। इसका निचोड़ जो है वो क्या है, अधिगम के केंद्रीकरण करने के लिए कि व्यापक समझ का विकास। अंतिम बिंदु इसका अधिगम के केंद्रीकरण वाले टॉपिक का व्यापक समझ का व्यापक समझ का विकास। व्यापक समझ के विकास से तात्पर्य यह है कि वो चहुमुखी विकास कर जाए, अर्थात वह आराम से पढ़े, कक्षा में पढ़ने की ओर स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान दे, अपने आप को पढ़ने के लिए उत्सुक रखे, अपने आप को पढ़ने में रुचिकर बनाए और उसको आनंद आए पढ़ने में। जैसे हम देखते हैं कई बार कि बच्चे जो हैं खेलने में बहुत रुचि लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें उनको स्वतंत्रता भी मिलती है, हमें खेल रहे बच्चे खेल रहे तो अपने हिसाब से, और उसमें जो है उनको आनंद भी आता है और वो उसमें रुचि भी लेते हैं, खेलने में उनको बढ़िया भी लगता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बंदिशें या रोक टोक नहीं होती है। तो इसी प्रकार से यदि उनमें ये व्यापक समझ आ गई कि हम जो है पढ़ने की और भी रुचि लें, आनंद लें, हमको इसमें फायदा है, आनंद आएगा, मजा आएगा इसमें भी, तो क्या होगा, उस व्यापक समझ को लेकर के कि विद्यार्थी जो है पढ़ने में जो है चिंतन रखेंगे, मनन रखेंगे, ध्यान लगाएंगे और उनमें इस प्रकार की समझ का विकास होगा कि जो है हमें अच्छे प्रकार से सही तरीके से पढ़ने की ओर ध्यान रखना है, ताकि जो है हमारा विकास हो, चहुमुखी विकास हो और हमारी ये पढ़ाई अच्छे से समझ में आए, ताकि समझ करके और हम इन सभी अच्छे कार्यों को जो है आगे अपने जीवन में उपयोगी बनाए। तो इस प्रकार से जब उनको समझ में आ गया कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खेलना महत्वपूर्ण है, इसी तरह से हमारे लिए पढ़ाई भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई से भी जो आगे हमारे जीवन में बहुत कुछ मिलेगा हमको और हमारा विकास होगा, हमारे जो है मार्गदर्शन मिलेगा हमको कोई भी रोजगार प्राप्त करने में इससे सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार की समझ का यदि उनका विकास हो जाता है तो वो धीरे धीरे पढ़ने की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो जाती है। और जब एक बार उनकी प्रवृत्ति या नेचर इस प्रकार का बन गया कि वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने आप उनका ध्यान क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक के अंदर जाना कि जब अध्यापक विद्यार्थियों को समझाता है, हम सारांश के रूप में लिख सकते हैं इस टॉपिक के अंदर कि जब विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं और अध्यापक पढ़ाता है, अर्थात शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है और विद्यार्थी जो अधिगम का कार्य करते हैं वो तब तक अधिगम नहीं कर पाएंगे जब तक उनका ध्यान पढ़ने की ओर नहीं होगा, अर्थात ध्यान का केंद्रीकरण नहीं होगा। क्योंकि विद्यार्थियों का ध्यान कई बातों की ओर भटकता रहता है, कई बातों में लगा रहता है। जब तक उस ध्यान को वो केंद्रित नहीं करेंगे, उस ध्यान को वो उसमें समाहित नहीं करेंगे पढ़ने में, तब तक जो है पढ़ाई हुई चीज़ें उनके अच्छे से समझ में नहीं आएगी। यदि उनका एक बार ध्यान केंद्रित हो गया तो वो पढ़ाई उनके समझ में आ जाती है। क्योंकि हम सभी को पता है कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी समान आयु वर्ग के होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ होशियार बच्चे होते हैं, कुछ औसत बच्चे होते हैं, कुछ कमजोर बच्चे होते हैं। कारण क्या है कि सभी जो है एक ही प्रकार से नहीं सोचते और सभी जो है अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कुछ अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो उनके नंबर अच्छे आते हैं, वो होशियार बच्चे बनते चले जाते हैं। कुछ के नंबर मध्यम आते हैं क्योंकि वो कुछ ही बातों पर ध्यान दे पाते हैं, और कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते तो वो कमजोर रह जाते हैं और पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उन्हें प्रेरित करना है हर प्रकार से, हर प्रकार से हमें ये समझाना है उनको। पढ़ाने के साथ साथ हमें इसमें भी मेहनत करनी है एक अध्यापक को कि उन बच्चों का जो ध्यान है वो अधिगम की ओर केंद्रित हो। अर्थात सबसे पहले हमें ऐसी भूमिका तैयार करनी है ताकि सारे विद्यार्थी जो भी बैठे हुए हैं
वो सभी उस पढ़ाई की ओर ध्यान दें, क्योंकि जब तक वो ध्यान नहीं देंगे तब तक वो चीज़ उनके सभी के समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि हम क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए तब ये चाहते हैं हाँ 10 तो पढ़ लेंगे, 10 ऐसे ही पढ़ लेंगे आधा अधूरा और 10 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमारा क्या जा रहा है। नहीं, हमें तो उन 300 बच्चों को होशियार बनाना है, अर्थात उन सबको बुद्धिमान बनाना है, उन सबको पढ़ाई हुई बात को सिखाना है, ताकि पूरे 30 के 30 ही फर्स्ट डिवीजन हो, 30 के 30 ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो और 30 के 30 ही ऐसे कहलाएं कि अभी ये तो सभी का बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और सभी बच्चे इनके तो होशियार हैं इस विषय में। इस प्रकार से हमें ध्यान रखते हुए अधिगम का क्या करवाना होता है, केंद्रीकरण। ये टॉपिक हमारा यहीं पूरा है, कल से हम इसमें नया टॉपिक लेंगे अगला। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।